विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं तरकश और आज तरकश में एक से बढ़कर एक खबरें हैं। कुल 10 खबरें, यानी कि बुलेटिन जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं असल में बुलेटिन वही है। यानी कि तरकश में कौन कौन सी खबरें होने वाली है, डायरेक्ट हम उन्हीं खबरों की तरफ आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बात सबसे पहले बिहार की करते हैं। जहानाबाद के NH-83 पर बीचों बीच पेड़ खड़े हैं। पर्यावरण से ज्यादा संभावित खतरों का ऐसा संदेश कि रात हो या दिन हो, अनदेखी अगर की तो प्राण जाएंगे छिन्न। जब पेड़ों को काटने की परमिशन नहीं मिली तो इंतजार या फिर विकल्प तलाशने की जगह रात के अंधेरे में सड़क बना दी गई। जब सुबह हुई तो साक्षात विकास वाली काली सड़क पर हरा पेड़ किसी बड़ी दुर्घटना को अपनी शाखाओं को फैलाकर आमंत्रण दे रहा था। देखिए बिहार से ये रिपोर्ट। वाह रे बिहार, वाह, कमाल कर दिया भाई। पत्थर पर फूल खिला दिया, सड़क पर पेड़ लगा दिया। वाह रे भाई वाह। नेशनल हाईवे गार्डन गार्डन हो गया। चौड़ीकरण का NOC नहीं मिला तो क्या विकास थोड़े न रुकता है। कुल मिलाकर NH-83 आखिरकार गुलजार हो ही गया। ये बिहार है हुजूर, सब संभव है। जहानाबाद में पथ निर्माण विभाग और ठेकेदार का प्रकृति प्रेम प्रतीक बन गया है। कुछ भी हो जाए पर्यावरण से समझौता नहीं होगा। काली सड़क के बीचों बीच देखो तो जरा, हरा भरा पेड़ कैसा दिख रहा है। लेकिन संभल कर, कहीं रात में नहीं दिखा या नजरअंदाज कर दिया तो फिर हरे पेड़ पर लाल दिखने लगेगा। कहा जा रहा है कि जिला प्रशासन से सड़क चौड़ीकरण के लिए जमीन मांगी गई थी लेकिन मिली नहीं, और जब जमीन नहीं मिली तो पर्यावरण विभाग ने NOC नहीं दी, और जब NOC नहीं मिली तो सड़क का काम बढ़ाने से पहले कागजी कार्रवाई छोड़ रातों रात सड़क बनवा दी गई। फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए फॉरेस्ट विभाग को 14 हेक्टेयर जमीन चाहिए जिस पर उनके द्वारा पौधा लगाया जा रहा है, लेकिन नॉन फॉरेस्ट लैंड अभी भी सरकार की तरफ से व्यवस्था नहीं हो पाया है। दिमागी फितूर देखिए कि दुर्घटना के अंदेशे से इतर ठेकेदार ने रातों रात काली सड़क को जीवन का काल बना डाला। लेकिन मोटी बात समझिए कि पटना गया पुरानी सड़क NH-83 से जुड़ा हुआ यह मामला है। 7 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़क बनाई गई है। सड़क चौड़ीकरण में 98 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 3.5 एकड़ से ज्यादा जमीन की मांग की गई थी। पर्यावरण को लेकर वन विभाग ने NOC नहीं दी, बिना NOC ही रात में सड़क बनवा दी गई। नियम कहता है कि जितने पेड़ हैं उससे 3 गुना पेड़ लगाया जाना है, उसके बाद ही अनुमति मिलेगी। लेकिन इतनी जल्दी में पेड़ कैसे लगे, वो भी 3 गुना। सड़क चौड़ीकरण को लेकर करीब 98 करोड़ की लागत को राज्य सरकार ने मंजूरी दी थी। पेड़ और अतिक्रमण की वजह से तकरीबन 7 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण अधर में लटक गया और लटक गया लोगों का जीवन। फिलहाल पेड़ों पर रेडियम टेप लगाने की कवायद चल रही है। रात में विकास चमकता दिखाई दे तो जरा रुक जाइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए उत्तर प्रदेश की बात। सनातन पर समाजवादी पार्टी का प्रहार देश में चर्चा बटोर रहा है, लेकिन अब चर्चा का जो रुख है एक और बड़ी चर्चा की तरफ मुड़ चुका है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव 52 साल के हो गए, लेकिन जन्मदिन के दिन सनातन पर प्रहार छोड़ सुंदरकांड की चौपाइयां पार्टी दफ्तर के बाहर बजती सुनाई दी। सवाल है कि अखिलेश करना और कहना क्या चाहते हैं। पहले सनातन के प्रहरियों पर प्रहार, कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। फिर संतों पर अंडर द टेबल का आरोप। किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए, कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे। अब सुंदरकांड पाठ का सनातनी दिखावा। लाल टोपी वाले समाजवादी अखिलेश यादव जी अपने जन्मदिन पर क्या करना चाहते थे? अखिलेश ने अपना 52वां जन्मदिन मनाया।
3 श्लोक 60 दोहे और 526 चौपाइयां वाले सुंदरकांड का पाठ कराया। यूपी में जाति वाली सियासत के बीच अखिलेश ने अपना जन्मदिन मनाया। सीएम योगी समेत कई राजनीतिक दिग्गजों ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी, लेकिन खास बात यह रही कि हर बार सनातन के खिलाफ राग अलापने वाली पार्टी के कार्यालय के बाहर सुंदरकांड के पाठ का राग चल रहा था। अब इसी सुंदरकांड पाठ पर अखिलेश से सवाल किए जा रहे हैं। बबुआ, मुस्लिम तुष्टीकरण की चाबी से सत्ता का दरवाजा खोलना चाहते हैं, तो भला अब सुंदरकांड की क्या जरूरत पड़ गई? खैर, आज के लिए हैप्पी बर्थडे टू यू। समझ नहीं पा रही समाजवादी पार्टी कि वो एक तरफ सनातन की आस्थाओं पर टिप्पणी करके उन्हें चोट पहुंचाने का काम करती है और दूसरे ही पल वो जानबूझ करके ऐसे माया रचने का काम करते हैं कि उनकी भी आध्यात्म में आस्था है, लेकिन जनता सब जानती है समाजवादी पार्टी कितने भी निचले स्तर तक गिर सकती है। तो वहीं दूसरी ओर लखनऊ में मुस्लिम समाज ने अखिलेश के लिए दुआएं मांगी। अखिलेश यादव की सलामती के लिए मुस्लिम समुदाय इकट्ठा हुआ और एक दूसरे को मिठाई खिलाई, जन्मदिन पर जश्न मनाया। अल्लाह, या अल्लाह फिर से उनको या अल्लाह जिता दे, उसे 2027 में मुख्यमंत्री बना। इटावा चोटी कांड के बाद यादव बनाम ब्राह्मण के सहारे पीडीए वोटर्स को साधने की कोशिश में अखिलेश यादव को शायद अंदाजा हो गया कि चुनाव में हिंदुओं का वोट खिसक जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी हूं या धीरेन्द्र शास्त्री, सबने ही एकजुट रहने और जाति के नाम पर ना बंटने का मंत्र दिया है। ऐसे में क्या अखिलेश जन्मदिन के मौके पर खिसकता वोट बैंक साधने की कोशिश कर रहे थे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश लगे थे कि वोट बैंक छिटक न जाए। इधर बिहार में चुनाव से पहले जाति और धर्म की सियासत ने एक अलग रूप ले लिया है। तेजस्वी और ओवैसी के बोल मुसलमान वोट बैंक को बता रहे हैं कि हम ही आपके असली हमदर्द हैं। इसलिए वक्फ को मुद्दा बनाकर एक से बढ़कर एक बयान दिए जा रहे हैं। कोई कान सीधे पकड़ रहा है तो कोई घुमाकर पकड़ रहा है, लेकिन लक्ष्य एक है, मुस्लिम वोट बैंक। ये कानून मस्जिद, दरगाहों, खानकाहों को, कब्रस्तानों को छीनने के लिए बनाया गया है। इस कानून को कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। बिहार में जाति पर तीर, बोल रहे बयानवीर। तेजस्वी यादव हो या भाईजान असदुद्दीन ओवैसी, वोट के लिए पॉलिटिकल एथिक्स की ऐसी तैसी। वक्फ को लेकर मुसलमानों को कोई भड़का रहा है, कोई बरगला रहा है, और ये सब कुछ बयानों की ही आड़ में होता जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक अहम भूमिका निभाता है और उसे साधने की अभी से कवायद शुरू हो चली है। बिहार के करीब 18% वोट बैंक को लुभाने के लिए जबरदस्त कंपटीशन देखने को मिल रहा है, जिसमें एक तरफ है मुस्लिम वोट बैंक के सहारे सत्ता में वापस आने का ख्वाब देख रहे महागठबंधन के विपक्षी दल, तो दूसरी तरफ है ओवैसी भाईजान की पार्टी यानी AIMIM। See, our state president, Mr. Akhtar Ul Iman Sahib, has spoken to some leaders in the Mahagathbandhan, and he has categorically stated that we do not want BJP or NDA to come back in power in Bihar. AIMIM चीफ मुसलमान वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए हर हथियार आजमा रहे हैं, लेकिन महागठबंधन के नेता इस मुद्दे पर अपनी जबान नहीं खोल रहे। शायद उन्हें डर सता रहा है कि भाईजान से हाथ मिलाने का मतलब है मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी। ओवैसी वक्फ कानून के नाम पर मुस्लिम वोटर्स को अपने पाले में रखने की जोर आजमाइश में लगे हैं, तो वहीं बीजेपी विपक्षी दलों पर तुष्टीकरण के आरोप लगा रही है। जब तुम्हारी और मेरी पहचान मस्जिद से है, इख्तलाफ हो सकता है, मैं आप कोई दूसरी पार्टी में होंगे, मगर जब बात शरीयत की, मस्जिद की आती है, पैगाम दीजिए कि आप कभी भी संविधान पर, कॉन्स्टिट्यूशन पर, शरीयत पर, मस्जिद पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये संविधान को तार-तार करते हैं और तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए केवल अपने वोट बैंक को साधने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या वक्फ कानून के विरोध की खुट्टी ही चुनाव में संजीवनी बूटी का काम करेगी? लेकिन फिलवक्त तेजस्वी हो या ओवैसी, बात एक ही कर रहे हैं। मतलब ये कि कान सीधे ना पकड़कर घुमाकर पकड़ा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और इधर कोलकाता छात्रा रेप कांड में जांच जारी है, लेकिन जो सच्चाई सामने आई है उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आरोपी ने कई लड़कियों को अपना शिकार बनाया था, लेकिन कौन था जिसकी धौंस दिखाकर आरोपी ने बेटियों की जिंदगी तबाह कर दी? कनेक्शन क्या था, इस रिपोर्ट से समझिए। कोलकाता लॉ कॉलेज में छात्रा से दरिंदगी का मामला अब सियासी उबाल मार रहा है। कोलकाता लॉ कॉलेज रेप केस में मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। आरोपी मनोजीत को मैंगो के नाम से भी जाना जाता था। मनोजीत मिश्रा को लेकर सामने आया है कि कॉलेज में उसका बहुत दबदबा था, कोई भी उसका खुलकर विरोध नहीं कर सकता था। पूर्व छात्र होते हुए भी कॉलेज में उसकी तूती बोलती थी, टीचर्स की भी उसके सामने घिघी बन जाती थी। लड़कियां मनोजीत से परेशान थीं। लड़कियों की फोटो को लेकर या वीडियो बनाकर मॉर्फ करता था और फिर कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में डालता था। लड़कियों का पीछा करता था। कई लड़कियों ने इसके खिलाफ कई बार शिकायतें की, तब भी उसका कुछ नहीं हुआ। उसके खिलाफ कोई एक्शन ना होने की वजह मजबूत पॉलिटिकल कनेक्शन बताया जा रहा है। There is complete lawlessness in the state, and that is what at various levels there are violations. We'll discuss it. जितना सारे रेप्स वगैरह होता है, किसी ना किसी जगह का साथ, वो रेपिस्ट का साथ तृणमूल कांग्रेस का एक लिंक निकल आता है। जो लोग ऐसे अपराधी है, वो लोग जानते हैं पुलिस कुछ नहीं कर सकते। तृणमूली पुलिस है और पुलिस से तृणमूल है। उसी का कारण आज आरजी कौर है, उसी का कारण आज लॉ कॉलेज है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि टीएमसी में ऊंची पहुंच के चलते मनोजीत अपराध की सीढ़ियां चढ़ रहा था। चारों आरोपी फिलहाल 10 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में हैं। जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए, पश्चिम बंगाल के बाद, मध्य प्रदेश के बाद जल जीवन मिशन के फंड में भ्रष्टाचार का जो मामला है वो गहराता जा रहा है। करीब 1000 करोड़ के भ्रष्टाचार को लेकर मंत्री संपतिया उइके के खिलाफ जांच के आदेश जारी हो गए और बीजेपी और कांग्रेस अब आमने सामने। हालांकि बीजेपी निष्पक्ष जांच की बात जरूर कहती है। मैं बिल्कुल सही हूँ, साच को आंच नहीं, मुझे प्रताड़ना की जा रही है। मध्य प्रदेश की मंत्री संपतिया पर करोड़ों के कमीशन लेने के आरोप के बाद हड़कंप मच गया है। मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन के फंड में कथित 1000 करोड़ के भ्रष्टाचार को लेकर विवाद गहरा गया है। पूर्व विधायक किशोर समरीते ने मंत्री संपतिया उइके की प्रधानमंत्री से शिकायत की थी। संपतिया उइके पर 1000 करोड़ रुपए कमीशन लेने का आरोप लगाया। शिकायत में कहा कि जल जीवन मिशन के लिए केंद्र सरकार के 30,000 करोड़ रुपए में से मंत्री ने कमीशन की ये राशि ली। इस पर पीएमओ और केंद्र सरकार ने रिपोर्ट मांगी। इसके बाद पीएचई के प्रमुख अभियंता ने जांच के आदेश दे दिए। विभाग के अधिकारी भी जांच के घेरे में हैं। जल जीवन मिशन में 30,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ मध्य प्रदेश सरकार में, जिसमें 1,000 करोड़ रुपए जो है कमीशन संपत्ति अभियुक्ति को मिला। इसमें अगर सीबीआई इंक्वायरी होती है तो संपत्ति अभियुक्ति की भी गिरफ्तारी संभव है। वहीं जब मंत्री जी से आरोपों के बारे में पूछा गया तो झल्ला गई और बाद में सफाई देते हुए नजर आई। मैं बिल्कुल सही हूँ, साच को आंच नहीं, जांच करें, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से मुझे प्रताड़ना की जा रही है और ये बिल्कुल गलत है। इसका जवाब मेरे माननीय मुख्यमंत्री देंगे और मुख्यमंत्री जी को सारी पता है। कांग्रेस इस मुद्दे पर जहां बीजेपी सरकार को घेर रही है, वहीं बीजेपी सरकार निष्पक्ष जांच की बात कह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कहते हैं कि शक का कोई इलाज नहीं होता। भोपाल में शक में प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। प्रेमिका की लाश के साथ 2 रात वो सोया। देखिए रिपोर्ट। भोपाल में सचिन ने अपनी लिव इन पार्टनर रितिका की हत्या कर दी। 2 दिन तक लाश के साथ कमरे में सोया। उसे शक था कि प्रेमिका का उसके बॉस के साथ अफेयर चल रहा है और इसी शक ने रितिका की जान ले ली। आरोपी सचिन बेरोजगार था। महिला एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। युवक को अपनी प्रेमिका से ईर्ष्या होती थी और उस पर शक भी करता था। 27 जून को दोनों में झगड़ा हुआ और सचिन ने रितिका की गला घोंटकर हत्या कर दी।
फिर लाश को चादर में बांधकर कमरे में रखा और 2 रात तक उसके साथ सोया रहा। साथ जीने मरने की कस्में खाने वाले प्रेमी ने तीसरे दिन शराब के नशे में उसने खौफनाक करतूत अपने दोस्त को बताई। दोस्त के होश उड़ गए। इसके बाद पुलिस को खबर दी गई। ये दोनों लगभग 3.5 साल से लिव इन में थे। इनका 27 तारीख को आपस में विवाद हुआ है और विवाद होने के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि जो ये राजपूत है इसने अपनी प्रेमिका का गला दबा के हत्या कर दी और उसके बाद डेड बॉडी को कस के बांध कर सब करके और उसके बाद ये यहाँ से चला गया। पुलिस ने शव को बरामद किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पहले से शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। दोनों के बीच 3.5 साल से प्रेम संबंध था। वे 8 महीने से किराए के मकान में लिव इन में रह रहे थे। ये जो आप ताला देख रहे हैं, ये पुलिस ने इस मकान, इस फ्लैट को सील कर दिया है क्योंकि यहीं पर सचिन राजपूत ने रितिका की 27 जून को हत्या कर दी थी। गला दबाकर उसकी हत्या की गई और इसके बाद सचिन राजपूत यहां से चला गया। पूछताछ में आरोपी सचिन ने पुलिस को बताया कि रितिका अक्सर अपने बॉस से फोन पर बात करती थी। इसी बात को लेकर उनके बीच झगड़े होते थे। उसने रितिका और उसके बॉस की चैट पढ़ ली थी। इस बात पर भी उनका झगड़ा शुरू हो गया। झगड़े के दौरान सचिन ने रितिका का गला दबा दिया जिससे उसकी मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इंसाफ दिलाने वाले अगर बिक जाएं, तो न्याय की आस लगाए बैठे लोगों का क्या होगा? यूपी के एटा से खबर आई है कि समोसे खाकर एक पुलिस अधिकारी ने रेप पीड़िता के केस को रफा दफा कर दिया। कोर्ट ने आरोपी दारोगा के खिलाफ जांच के अब आदेश दे दिए। कानूनी कार्रवाई अब समोसे भरोसे। 6 समोसे खाकर बिक गया अफसर। देश में गरीबों को न्याय मिलना अपने आप में बड़ी बात है और रही सही कसर कुछ पुलिस वाले पूरी कर देते हैं। कहते हैं कुछ वर्दी वाले चांद पर चले जाएं तब भी रिश्वत लेना नहीं छोड़ेंगे और अब इसी लिस्ट में समोसा कांड जुड़ गया है। उत्तर प्रदेश की एटा में 14 साल की लड़की से रेप के मामले में जांच अधिकारी ने फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में लगा दी थी। इस मामले में समोसा लेकर फाइनल रिपोर्ट लगाने का आरोप जांच अधिकारी पर लगा। मामला कोर्ट तक पहुंचा। पीड़िता के पिता ने कोर्ट में समोसे लेकर जांच अधिकारी के फाइनल रिपोर्ट लगाने का आरोप लगाया। फाइनल रिपोर्ट पर कोर्ट में आपत्ति दायर की गई। कोर्ट में कहा गया कि जांच अधिकारी ने 6 समोसों की रिश्वत लेकर फाइनल रिपोर्ट लगाई। एक्यूज जो था वो समोसा की दुकान चलाता था, उसने उसके साथ रेप कमिट किया पीड़िता के साथ। जब विवेचक महोदय पहुंचे तो उन्होंने समोसा में ही उसे जो है एफआईआर कर दिया और जिसकी फोटो खींच करके न्यायालय दिखाई गई। रेप केस की जांच कर रहे जांच अधिकारी ने सबूतों के अभाव में 30 दिसंबर 2024 को कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट पेश कर दी। इस पर रेप पीड़िता के पिता ने 27 जून 2025 को प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल किया। पिता ने कहा कि जांच अधिकारी ने मौके पर मौजूद चश्मदीद गवाहों के बयान दर्ज नहीं किए। पीड़िता ने अपने बयान में दुष्कर्म की बात कही है। इसके बाद भी मामले की जांच गलत तरीके से की गई। आरोप लगा कि आरोपी की समोसे की दुकान है। जांच अधिकारी ने वहां पहुंचकर महज 6 समोसे लेकर केस की जांच निराधार तथ्यों के आधार पर कर दी। इस घटना ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या इंसानियत, न्याय इतनी सस्ती है कि महज 6 समोसे में बिक जाएं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो तरकश में आज के लिए बस इतना ही। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबान केसरी।